नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। रुद्रपुर के किच्छा इलाके में राइस मिल में लूट की घटना घटी है। यहां मिल के ऑफिस में 65,000 रुपए लूट लिए गए। विरोध करने पर चौकीदार पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। सीसीटीवी की डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए। ये बड़ी खबर रुद्रपुर से, जहां किच्छा इलाके में राइस मिल में लूट की वारदात हुई है। यहां चौकीदार पर भी हमला किया गया, उसे घायल कर ये बदमाश वहां से फरार हो गए। 65,000 रुपए मिल के ऑफिस से लूटे गए हैं और साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ चोर ले गए ताकि सीसीटीवी फुटेज में वे कैद ना हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप की शुरुआत की। 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप में देश भर से 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि टिहरी झील में हो रहे वाटर स्पोर्ट्स से इस जगह को नई पहचान मिलेगी। आने वाले समय में यहां पर वाटर स्पोर्ट्स के बड़े आयोजन कराए जाएंगे। और अब खबर टिहरी से, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान सामने आया है। टिहरी झील में बनेगा कयाकिंग और कैनोइंग का ट्रेनिंग सेंटर। झील को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। कोच और खिलाड़ियों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। झील से प्रभावित लोगों को इनकी मांगों पर सरकार विचार भी कर रही है, ये भी उन्होंने बात कही। कैनोइंग और कयाकिंग में हमारा देश कुछ मेडल्स लाए, उसका केंद्र बिंदु यही रहेगा। फॉरेन से भी लोग आएंगे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। यह एक इंटरनेशनल सेंटर हो जाएगा। तो उत्तराखंड का और तहरीक और उत्तराखंड का इससे प्रोफाइल बढ़े। इतने माननीय विधायक थे, सबको आमंत्रित किया था दिल्ली। उनसे सारी मांगों के बारे में हमने ब्यौरा ले लिया और उन सबको हमने स्वीकृत कर दिया था। करीब 200-250 करोड़ उसका लगा था, फिर भी हमने स्वीकृत कर दिया। अब इस बार हम आए हैं तो कुछ और मांगे बताई गई, वो भी हम लोग कर लेंगे। वो उसका भी हमने ले लिया है ब्यौरा, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। घर से बाहर निकलते समय और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। मगर प्रदेश के तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर अभी भी लोग इन निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल यह है कि इन हालात में आखिरकार कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पूरी दुनिया खौफ में है। इस बीच हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना ऐसे समय पर लौटा है जब न्यू ईयर करीब है। जाहिर है इस बार नए साल की शुरुआत भी कोरोना के खौफ के बीच होने जा रही है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाने की हिदायत दी है। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, मगर मसूरी में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही मास्क लगाने पर ध्यान है। भी एज ए टूरिस्ट ऑल्सो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोविड का प्रोटोकॉल रखें। जैसे जैसे डे बाय डे हम सुनते जा रहे हैं कि कोविड बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं। सब लोग प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं और सब लोग अपने मास्क सैनिटाइजर्स करके चल रहे हैं। न्यू ईयर से पहले ही कोरोना का खौफ पर्यटन कारोबारियों पर साफ नजर आ रहा है। उन्हें अपने कारोबार के चौपट होने का डर है, मगर कोरोना के बचाव को लेकर होटल में भी अब तक कोई इंतजाम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश हैं और हमने भी कार्निवाल होने से पहले ही जो भी इनविटेशन कार्ड और जो हमारा ब्रोशर ये सब छपे हैं, सब में हम लोगों ने जो है इसको कोविड गाइडलाइन को इसको लोगों तक पहुंचाया मैसेज को। सबको जो है जो कोविड गाइडलाइंस की जो मानक है उनको मानना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये एहतियात बरतेंगे तो निश्चित ही हम इस वेरिएंट से जो है लड़ने में कामयाब होंगे। पिछले कुछ रोज में उत्तराखंड में कोरोना के मामले धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अभी स्थिति भले ही सामान्य हो, मगर ये जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में भी हालात ऐसे ही बने रहें। नए साल का जश्न तो हो, लेकिन इस जश्न के बीच कोरोना को हम कहीं दावत न दे दें, इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत महसूस होती है। फिलहाल
हिल स्टेशनों पर लोग तो हैं, सैलानी तो हैं, लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाह हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, मसूरी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आपको दे दें। चोपता में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चोपता बाजार के निचले हिस्से में अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां 6 जगहों पर किए गए अतिक्रमण पर अब कार्रवाई हुई है। तुंगनाथ धाम में अतिक्रमण पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। चोपता बाजार के निचले हिस्से में अतिक्रमण किया जा रहा और अब इस पर भी कार्रवाई की गई है। चोपता बाजार के निचले हिस्से पर 6 जगहों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। न्यू ईयर करीब आ गया है, ऐसे में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में सैलानी आने की तैयारी कर रहे हैं। सैलानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि न्यू ईयर के मौके पर उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का मूड बदलने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे साफ संकेत है कि न्यू ईयर के मौके पर कुदरत सैलानियों को मायूस नहीं करेगी। न्यू ईयर के मौके पर उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में नए साल के मौके पर बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरे की चादर देखने को मिलेगी। क्रिसमस और नए साल पर उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बर्फबारी होने की संभावना जताई है। खासतौर पर अगर बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये 3 जनपद हैं जहां पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कुदरत संकेत भी देने लगी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई है। हर्षिल घाटी में बर्फ की चादर बिछ गई है। तस्वीरें देखकर ही आप हर्षिल घाटी की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड है कि न्यू ईयर से पहले ही उत्तराखंड में बर्फबारी हो जाया करती थी, मगर इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अभी तक सिर्फ बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी हुई है। अब सैलानी कुदरत से यही दुआ कर रहे हैं कि जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो बर्फबारी जरूर देखने को मिल जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मगर लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जब उनके घर उजड़ जाएंगे तो वो कहां जाएंगे। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग भी सड़कों पर उतरे। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा कि अगर उनके घर नहीं रहेंगे तो आखिर वे कहां जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्रवाई से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया है। खबर देहरादून से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का औचक निरीक्षण हुआ है छावनी परिषद अस्पताल में। यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण उन्होंने किया। अस्पताल को महज 63,000 रुपए मासिक किराए पर देने पर सवाल उठे हैं। अस्पताल को निजी संस्था को पीपीपी मोड पर देने पर मंत्री नाराज दिखे। सीएमओ के नेतृत्व में विशेष कमेटी का गठन किया गया है। कहते हैं ये मिल रही है जिस ध्येय के साथ हमने इसको बनाया था उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये मात्र एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। जैसा कि अभी जानकारी ली कि पीपीपी मोड में हमारे और हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, वहाँ पर्ची 28-30 रुपए की बनती है। मैंने सीएम साहब से मालूम किया। यहाँ 90 रुपए की पर्ची बनती है और उसके बाद सीधा उसको बाहर रेफर कर दिया जाता है। तो मैं इसका संज्ञान लेने यहाँ पर आया हूँ। मैंने सीओ कैंट को निश्चित कर दिया है। जोशीमठ में घरों में आ रही दरारों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। जमीन धंसने को लेकर एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के अधिकारी और लोग आमने सामने हैं। घरों में पड़ रही ये बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के लोगों के लिए दहशत का सबब बनी हुई है।
लोग हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार शहर के नीचे जमीन में क्या हो रहा है। लोगों को लगता है कि घरों में दरारें आने का सबसे बड़ा कारण एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट है, जिसकी सुरंग की वजह से दरारें आ रही हैं। 2010 में हमारा और एनटीपीसी का एक समझौता हुआ है। उस समझौते में एनटीपीसी ने जो है हमको 16 करोड़ रुपए की पानी की योजना दी। उन्होंने इसी आधार पे दी, उनकी सुरंग के पानी के रिसाव के कारण जोशीमठ के पेयजल स्रोत सूख गए हैं, लिहाजा हम इनके पेयजल की व्यवस्था करते हैं। तो एनटीपीसी ने जिस बात को 12 साल पहले मान लिया, आज वो कुछ भी कहे। एनटीपीसी के अधिकारी हालांकि लोगों के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। रिवर का सतह बढ़ते ऊपर उठती रहेगी। ऊपर उठने से जोशीमठ के किनारे कटाव बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। तो हमारा ये मानना है कि अगर जब ये बैराज और प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद तो जोशीमठ के सब्सिडेंस की जो घटनाएं हैं ये काफ़ी नगण्य हो जाएंगी। उधर लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने खुद मौके। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग का गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। समर्पित आयोग का ये गठन हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है। सरकार ने आयोग गठित कर दिया है। ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है, जो समर्पित आयोग है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग गठन की बात सरकार ने कही थी और अब ये आयोग गठित हो भी चुका है। 5 सदस्यीय आयोग बताया जा रहा है। ये समर्पित आयोग है जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अब आगे काम करेगा। यहाँ 3 स्तरीय जो आरक्षण प्रणाली है उसके तहत अब काम किया जाएगा इस आयोग के द्वारा, और उसके आधार पर ही निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। जहां सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि बिना ओबीसी आरक्षण के वे चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही अब आपको निकाय चुनाव कराना होगा। शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेश, बताएं इस आयोग के बारे में। और देखिए, जैसा सरकार ने पहले ही कहा था, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो ट्रिपल टेस्ट की जो कार्रवाई है उसको भी किया जाएगा, और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई के बाद में ही अब जब ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा तभी निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए, सरकार ने कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन यानी आज आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। ये पूरा एक डेडिकेटेड आयोग होगा, यानी समर्पित आयोग, जो इस पूरी प्रक्रिया को अब करेगा। और उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट की चाहे कार्रवाई हो, चाहे उसके बाद सभी जगह पर सर्वे कराना हो, यानी ओबीसी की आबादी कितनी है, उनके लिए आरक्षण निर्धारण से पहले इन सभी चीजों को देखा जाएगा। और उसके बाद ये आयोग जो है अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद आगे निकाय चुनाव की प्रक्रिया को किया जाएगा। हालांकि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, इनके नाम जो है वो अभी नहीं बताए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि आयोग का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय आयोग है। और एक चीज आपको और बताएं कि पहले ही ये माना जा रहा था कि आयोग जो होगा वो या तो 3 सदस्यीय होगा या 5 सदस्यीय होगा। और देखिए, 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है सरकार ने। और देखिए, लगातार जो आप देखें, हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आया, उस फैसले के आने के बाद से ही लगातार विपक्षी जो थे वो सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे थे। सरकार को, भाजपा सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रहे थे, उसके ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने देखिए एक बयान जारी किया था, और मुख्यमंत्री ने, और देखिए आपको एक और ताजा अपडेट दे दें, जो ये आयोग है उसमें देखिए सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं। इसमें रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी चोक सिंह वर्मा को सदस्य बनाया गया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी महेंद्र कुमार इसमें सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा को सदस्य बनाया गया। और जो चौथे सदस्य बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं जिला जज रहे हैं जो ब्रजेश कुमार सोनी, उनको इसमें सदस्य देखिए बनाया गया है। और इस के बाद अगर हम ये जो पूरे डेडिकेटेड आयोग बनाया गया है, वो जो पद धारण करने के
की तिथि और 6 महीने की अवधि के लिए ये आयोग होगा। उत्तर प्रदेश राज्य स्थायी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन किया गया है और फिलहाल इस आयोग की अगर बात की जाए तो इसको रिपोर्ट कितने समय में देनी है, कब तक देनी है, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया। आदेश देखिए जारी हो गया है, कुछ ही देर में हमारे दर्शक इस आदेश को भी अपनी एबीसी गंगा की टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो देखिए सदस्यों के नाम भी सामने आ गए हैं और ये बता दिया गया उसकी अधिसूचना जो है नगर विकास विभाग की तरफ से वो जारी कर दी गई है इस आयोग के गठन की। और इसके साथ आपको बता दें कि राज्यपाल से इससे अनुमति ली गई सरकार ने भी और उसके बाद में यहाँ ये आयोग जो है उसको गठित किया गया है। ये पूरा जो आयोग है ये समर्पित पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाया गया है। 6 माह की अवधि के लिए इसको बनाया गया है, जिसको राम अवतार सिंह जो कि रिटायर्ड जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में ये पूरी जो आयोग है 5 सदस्यीय, वो अब जो प्रक्रिया है पूरी आरक्षण के निर्धारण को लेकर वो पूरा अपना काम करेगी और इसके अलावा वो अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी बहुत जल्द। देखिए कितने समय में इसको अपनी रिपोर्ट देनी है ये चीजें भी जैसी सामने आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, उस बीच में जिस तरह से भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि अब सरकार जो है वो पहले आयोग का गठन करेगी, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जब आरक्षण का निर्धारण हो जाएगा ओबीसी के लिए उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल। और शैलेश इस पर जो तत्परता है सरकार की वो नजर आ रही है कि कितनी जल्दी इस आयोग के गठन का फैसला भी ले लिया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शैलेश जो आपने नाम भी दोहराए हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ये आयोग गठित किया गया है 6 महीने के लिए, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसके आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, समर्पित आयोग गठित हो चुका है। रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में ये आयोग अब काम करेगा, ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा, इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 स्तरीय जो पूरी प्रक्रिया है ओबीसी आरक्षण को तय करने की, अब पूरी प्रक्रिया का पालन यहां होता नजर आ रहा है। कोर्ट ने जिस तरह से यह साफ कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही आप निकाय चुनाव कराएं, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस पर आयोग का गठन किया जाएगा और तत्परता दिखाते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए गठित कर दिया गया है आयोग। शैलेश आप बताएं कि और भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जहां कई आरोप आप पर विपक्षी पार्टियों के लग रहे थे लेकिन बहुत जल्दी दिखाई सरकार ने और आयोग का गठन भी अब कर दिया। देखिए निश्चित तौर पर सरकार की मंशा स्पष्ट है। हमने जब रैपिड सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की थी तब भी ये स्पष्ट था कि उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विहित था। उसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण था और अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो परिस्थितियां बदली थी उन बदली हुई परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक होगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके जो ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करने की ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपेक्षा की है, हम उसको पूरा करने के बाद पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद ही निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन बिना पिछड़ों के आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होंगे। ये मंशा सरकार ने बिल्कुल 2 टूक स्पष्ट कर दी थी। विपक्ष इसको लेकर के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन राकेश जी ये भी तो बात है ना कि ये काम अगर पहले कर लिया जाता, जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि अगर तय प्रक्रिया के मुताबिक ही पहले चला जाता तो अब तक चुनाव हो भी चुके होते। पिछली बार दिसंबर में चुनाव हो चुके थे। नहीं, देखिए चुनाव को लेकर के जो रैपिड सर्वे का निर्णय लिया गया था जिसके आधार पर 2017 के चुनाव हुए और इससे पहले के जो 5 निकाय के चुनाव हुए हैं उस रैपिड सर्वे के आधार पर ही हुए हैं। रैपिड सर्वे के आधार पर हमेशा चुनाव होते रहे और उत्तर प्रदेश ने उसी तय प्रक्रिया का पालन करने का सुनिश्चित किया था। लेकिन उसका जवाब तो कोर्ट ने दे दिया आपको कि अगर एक बार गलती हुई है तो क्या उसे आधार बनाकर बार बार गलती की जाएगी। इसका जवाब तो राकेश जी दे दिया था कोर्ट ने ही खुद।
नहीं, ठीक है, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल कोर्ट का फैसले का सम्मान करेगी, उसका पालन करेगी। लेकिन जो प्रोपेगेंडा आज विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है कि हम ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहते हैं, तो इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट राय है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। और जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपनी ठीक है, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी भी अब जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। राजीव जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं। वे कह रहे हैं कि देख लीजिए, हमने तो कहा था कि ओबीसी हितैषी है, आरक्षण हितैषी है सरकार, और कितनी जल्दी हमने दिखाई, आयोग का गठन कर दिया। आप क्या कहेंगे? ये ऐसी सरकार है जिसके लिए जनभावनाओं का कदर है, न संविधान का कदर है। आप अगर इनकी क्रोनोलॉजी को देखिए, चाहे कोई भी बड़ा मामला हो, हाथरस और उन्नाव के मामले से लेकर ये ताजे मामले तक, जब तक कोर्ट इनको फटकार नहीं लगाती है, इनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल पहले का था, 2 और 3 अन्य राज्यों में भी इस तरह हो चुका था नहीं करने की वजह से। तो जानकारी तो इनको थी, ये बैकफुट पर आ गए हैं, लिपापोती करना चाहते हैं और फेस सेविंग के लिए। ठीक है, लेकिन राजीव जी, यहाँ इनका कहना है, ये भी कहना है कि कोर्ट ने तो हमें ऑप्शन दिया था ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करा लीजिए, लेकिन हम तो ओबीसी हितैषी हैं, इसलिए ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया और फिर ही चुनाव कराएंगे। इनको अंदाजा नहीं था कि इतना तीव्र गति से विरोध होगा विपक्ष पार्टियों से, जनता से और पिछड़े वर्ग से। ये बैकफायर हो गया, जो इनकी साजिश से एक्सपोज हो गए। कौन सा ज्ञान की जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बता दिया है, उसके बावजूद आप वही मनमानी कराना चाहते हैं? अगर ये साफ होते तो कर दिए होते हैं ना। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बता दिया था, आप पहले का उदाहरण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खाली 1 साल पहले का फैसला है, उसको क्यों नहीं माना आप? ठीक है, लेकिन राजीव जी, जिस तरह के आंदोलन समाजवादी पार्टी भी अब इसके खिलाफ, क्योंकि आपने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बताया है यहाँ भाजपा को, प्रदेश सरकार को, अब क्योंकि आयोग का गठन कर दिया गया है, तो जो आपका हल्ला बोल था इसके खिलाफ, क्या अभी भी जारी रहेगा? आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो भी ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिस तरह सरकार की मंशा साफ हुई है, उसे लेकर एक आंदोलन करेंगे 2 तारीख को। तो क्या अभी भी जो आपका विरोध है वो जारी रहेगा इसके खिलाफ? मैं आपसे चाहूंगा कि आप इनसे सवाल करें कि सबके बावजूद जो इन्होंने वाइस चांसलर और प्रोफेसरों की नियुक्ति करी है, उसके लिस्ट के बारे में कुछ कहेंगे? क्या वहाँ सिर्फ एक जात बिरादरी के अलावा कोई और नहीं दिखता है इनको? जितने वाइस चांसलर हैं उनकी लिस्ट जारी करें, जितने TMST हैं उनकी लिस्ट जारी करें, जितने प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई उनकी लिस्ट जारी करें। इनके नियत का सबसे बड़ा प्रमाण वही मिल जाएगा। जारी करते ना, सच बात क्या। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात यहां रखने के लिए, और राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय ये आयोग का गठन है, जो कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगा। शैलेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शैलेश, बताएं, कुछ और अपडेट है इस मामले पर? देखिए, 5 सदस्यीय जो ये आयोग है, इसको अब वक्त दिया जाएगा, बताया जाएगा कि उनको कितने समय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्योंकि निकाय चुनाव में देरी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना है। क्योंकि देखिए, पहले आयोग अपना पूरा काम करेगा, उसके लिए ट्रिपल टेस्ट होगा, यानी जो पूरा सर्वे किया जाना है वो भी उसका काम किया जाएगा। उसके बाद जब आयोग की रिपोर्ट आएगी, पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है आएगी, उसके बाद में अब आगे निकाय चुनाव की प्रक्रिया को किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से अब जो अगला कदम होगा वो ये कि आयोग को बताया जाएगा उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो कितने समय में सबमिट करनी है, कितने समय में अपनी रिपोर्ट देनी है, ओबीसी आरक्षण को लेकर कितने समय में उनको अपना पूरा जो सर्वे करना है वो काम पूरा करना है। और उसके आधार पर जब वो रिपोर्ट शासन को मिल जाएगी, उसी के आधार पर आगे ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होगा। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन सी सीट ओबीसी आरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी, और उसके बाद में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, खुद मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था, और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया था कि अब एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो आयोग जो होगा, जो कमीशन होगा, वो पूरी प्रक्रिया को करेगा, जो ओबीसी आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया है, जिस बात के कोर्ट के निर्देश हैं, जो ट्रिपल टेस्ट कराना है, उन सारी चीजों के बाद रिपोर्ट के आधार। शैलेश, ये भी बताइए कि क्योंकि अब ये आयोग का गठन हो गया है और अंदाजा जिस तरह से लगाया जा रहा था कोरोना को लेकर भी, बोर्ड एग्जाम को लेकर भी, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि लगभग 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन जितनी जल्दी ये काम आगे बढ़ रहा है, आयोग का गठन हो गया, तो ऐसे में क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या समय सीमा रह सकती है अब चुनावों की?
देखिए, हमने जो बात पहले कही थी कि आज भी अगर आयोग का गठन किया गया है तो भी ये मान कर चलिए उसे वक्त चाहिए होगा इन चीज़ों के लिए। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए जिस तरह से पूरी जो आयोग है उसको काम करना होगा, ट्रिपल टेस्ट कराना, पूरा सर्वे कराना, हर ज़िले का 75 ज़िले हैं वहाँ पर, और उनका जितने नगर निकाय हैं वहाँ पर देखना चीज़ों को, ओबीसी की जो संख्या है उसको देखना, ये इतना आसान काम नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आयोग को इसके लिए समय चाहिए होगा और उस समय के बाद में जब प्रक्रिया आगे होगी, अधिसूचना देखिए इन सब चीज़ों के बाद में जारी होगी, यानी जब पहले सर्वे का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से वही एक प्रक्रिया कि जो एक अनंतिम सूची जारी की जाती है कि यानी उस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सके, उसके बाद में अंतिम सूची, फिर उसके आधार पर निर्वाचन आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करेगा। जब नगर विकास विभाग की तैयारी पूरी हो जाएगी, यानी जब सरकार की तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना वहां से जारी होगी। उसके बाद देखिए चुनाव की प्रक्रिया होगी। चुनाव की खाली प्रक्रिया की अगर बात करते हैं काफी है और समय लग सकता है, चलिए जैसा आप बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।